हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10 के मैथ का राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर का सेट 4। सेट नंबर है 822 BY। खंड अ में दिया हुआ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले क्वेश्चन लिखा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में f(x) के शून्य की संख्या बताना है। तो जब y बराबर f(x) दिया गया है, यानी कि जो हम ग्राफ जो बन रहा है, ये एक अक्ष पर यहाँ एक बिंदु पे यहाँ टच हो रहा है, फिर दूसरा पे यहाँ कट रहा है, फिर तीसरा पे यहाँ कट रहा है। तो अगर ग्राफ हम खींचते हैं और एक अक्ष पर खींच रहे हैं और बहुपद जो दिया अगर x के पद में दिया है और ग्राफ एक अक्ष को जितनी बार काटता हो या टच करता हो उतने शून्य होते हैं। तो यहाँ 1, 2 और 3 बार टच कर रहा है, यहाँ एक बार कट रहा है, यहाँ टच हो रहा है, यहाँ टच हो रहा है, तो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। तो पहले का ऑप्शन सही होगा बी। क्वेश्चन 2 में लिखा कि 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 156 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 7 14, 2 8 16, 78 बार में कटा, फिर 2 से 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 13 बार में और 13 से 13 कटेगा एक बार में। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लिखेंगे 156 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसमें 2 बार गुणा है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा दूसरे का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 3 में लिखा कि संख्याओं 175 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसको भी हमको हल करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसमें 175 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये कटेगा 5 से, 5 × 15, 5 × 5 = 25, फिर 5 से कटेगा 35 7 बार में और 7 से 7 एक बार में। तो 175 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुणे 5 गुणे 7। फिर हम निकाल लेंगे 91 का। तो 91 कटेगा 7 से 13 बार में और 13 से 13 कटेगा एक बार में। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 7 गुणे 13। तो एचसीएफ होता है जो दोनों अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और जो दोनों में संख्या कॉमन हो वही हम लोग का एचसीएफ हो जाता है। तो इसमें 7 और इसमें 7 कॉमन है, अभाज्य संख्या जो कॉमन होती है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 7। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ ये अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है। अगर 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2√3। और यहाँ अगर इसको हम हल करते हैं तो ये a + b और a - b के रूप में है लिखा हुआ है। तो होता है a² - b², यानी कि √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √7 का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 होगा और √7 का स्क्वायर 7 हो गया, घटाएंगे बचेगा -2 और ये एक परिमेय संख्या है। तो चौथे का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 5 में लिखा कि रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। ऑप्शन दिया है अद्वितीय, 2, अपरिमित, रूप से अनेक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो समीकरण दिया है ये लिखा हुआ है 2x + y + 5 = 5 के रूप में है, पहला समीकरण है। और दूसरा दिया हुआ है 3x + 2y = 8। तो इसमें हम क्या करते हैं, समीकरण की तुलना करते हैं a1x + b1y और प्लस c1 = 0 से। दूसरा समीकरण होता है a2x + b2y और प्लस c2 = 0 से। तो अगर a1/a2 नहीं होता है बराबर b1/b2 के, तो जो समीकरण होते हैं उनका अद्वितीय हल होता है, यानी कि x का भी एक आंसर आएगा, y का भी एक आंसर आएगा। तो अगर इसमें हम तुलना करते हैं पहले वाले समीकरण में तो a1 = 2 है, b1 बराबर y का कुछ भी बगल में कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि b1 = 1 हो जाएगा। b1 = 1 हो गया और c1 बराबर लिख लेंगे हम लोग 5। उसी तरह दूसरे समीकरण में a2 = 3 है, b2 = 2 है और c2 = 8 है। तो अगर हम निकालते हैं a1/a2 तो जगह 2/3 और हम इसमें निकाल रहे हैं b1/b2, दिया जा रहा है हम लोग का 1/2। तो ये तो दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, यानी कि पहला जो कंडीशन इसको संतुष्ट कर रहा है। तो जो रैखिक समीकरण होंगे इनका अद्वितीय हल होगा। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि AP 6, 10, 14 का 25वां पद हमको बताना है क्या होगा। तो इससे प्रथम पद हो जाएगा a = 6, d निकालेंगे तो दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे, यानी कि सार अंतर जो निकालते हैं तो दूसरे पद में से पहले घटाते हैं।
तो 10 में 6 घटाएंगे हो जाएगा 4। हमको निकालना है 25वां पद, यानी कि n बराबर हो गया 25। अब n पद का फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो n की जगह हम 25 लिखेंगे तो हो जाएगा a 25 बराबर a है 6, n की जगह लिखेंगे 25 माइनस 1 और d है हम लोग का 4। तो हो जाएगा 6 प्लस 25 में से 1 घटाएंगे 24 गुणे 4, इसे गुणा करेंगे तो 6 प्लस 24 में 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 96 और जोड़ेंगे तो 6 6 12, ये हो जाएगा हम लोग का 102। तो छठे का ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन 7 में लिखा कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 के मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो जब इसमें मूल दिया हुआ है, इसका मतलब x का मान दिया हुआ है। जब भी हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसमें x का मान होता है, जिसको हम मूल कहते हैं। तो जब इसमें x का मान दिया हुआ है तो हम इसमें रख देंगे इसी समीकरण में x का मान, यानी कि -2 रखेंगे और p का मान निकल जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 और इसका मूल दिया है -2, तो x बराबर -2 रखेंगे इसमें, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे माइनस का 2 और माइनस पी बराबर 0, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, इसे गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और माइनस पी बराबर 0, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, तो p बराबर निकल गया 0। तो इसका जो ऑप्शन होगा p बराबर 0 सही होगा, तो 7वें का ये सही होगा। क्वेश्चन 8 में लिखा कि दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। तो ये दो बिंदु दिया, पहला है 2, 3 और दूसरा दिया हुआ है 4, 1। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं x1, y1 और इस बिंदु को मान लेते हैं हम लोग x2, y2। तो दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें x2 की जगह 4 है, x1 की जगह 2 है, तो आप ले लेंगे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और पूरे का रूट हो गया। 4 में से 2 घटाएंगे 2 होगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 माइनस 3 -2 होगा, -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2/2। तो 8वें का आंसर सही होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में थीटा बटे 180 2 पाई आर, ये भी नहीं है। थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर, ये भी नहीं है। फिर लिखा हुआ थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये भी ऑप्शन नहीं है। डी वाले में लिखा है थीटा बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें लिखा है थीटा बटे 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। अगर 2 से 720 काटे तो कट जाएगा 360 बार में, और यह आ जाएगा हम लोग का थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो 9वें का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा डी। क्वेश्चन 10 में लिखा है कि 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई हमको बताना क्या है। तो ये हो गया हम लोग का वृत्त, और ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, और वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं बिंदु है हम लोग का ए, और इस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया वृत्त पर, इसका नाम देते हैं हम लोग बी, और ये होगी वृत्त की त्रिज्या। तो हमको बताना है स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि ए बी की लंबाई बताना है। तो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब, और इसमें वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो हो गया हम लोग का समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसमें ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो गया, आधार हो गया, यानी कि ये भी निकालना है। तो फॉर्मूला होता है कि आधार बराबर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो आधार इसमें है ए बी लिख लेंगे, कर्ण है 5 और लंब है 3, तो 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 25 से 9 घटाएंगे बचेगा 16, और 16 का वर्ग मिल जाएगा 4। तो 10वें का ऑप्शन होगा बी, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 11 में दिया कि कोण पी का मान होगा।
इसमें त्रिभुज ABC दिया हुआ है, ये भुजाओं की माप है, और कोण R दिया, हमको बताना है इसमें कि कोण P, इस कोण का माप क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं कि इसमें संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ है AB 3.8, और अगर हम अनुपात निकालते हैं तो 3.8 से 7.6 कटेगा 2 बार में, यानी कि AB का संगत हो जाएगा RQ। फिर उसी तरह यहाँ BC है और यहाँ PQ है, तो इसमें BC का संगत भुजा आ रहा है PQ के, इसका अनुपात निकालेंगे 6 से 12 कटेगा 2 बार में, तो ये भी 1/2 हो गया। तो इसमें कोण B का संगत जो हो जा रहा है, इसमें कोण Q हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह कोण A का संगत हो रहा है कोण R, और कोण C का संगत होगा कोण P। हमको कोण P निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ABC में हम निकालते हैं कोण C। तो कोण C निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और 180 में से घटा देंगे, तो 60 और 80 हो गए 140, और 180 में से जब 140 घटाएंगे तो हो जाएगा ये 40 डिग्री। तो कोण C हो जा रहा है 40। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज RPQ दोनों समरूप त्रिभुज है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है और उनके संगत कोण ही बराबर होते हैं। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ही है, यहाँ 3.8 है, यहाँ 7.6 अनुपात निकालेंगे तो 1/2 आएगा। फिर इसका BC और PQ का अनुपात निकालेंगे तो ये भी 1/2 आ जा रहा है। उसी तरह AC और RP का अनुपात निकालेंगे तो ये भी 1/2 आएगा। 3√3 है और बटे 6√3 है, तो √3 से √3 एक बार में कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार में, 1/2। तो ये हो जाएगा साइड से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत कोण बराबर होंगे। तो इसमें कोण C का संगत है कोण P, तो C अगर 40 है तो कोण P भी 40 होगा। तो 11वें का ऑप्शन B सही है। क्वेश्चन 12 में लिखा है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग क्या होगा। तो जब भी हम माध्यिका, किसी बारंबारता बंटन का माध्यिका निकालते हैं तो उसके लिए हमको निकालना होता है संचयी बारंबारता। तो पहले लिख लेते हैं, इसमें वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, और इसका बारंबारता दिया हुआ है 7, 12, 18, 15, 10 और 3। ये हो गया हम लोग का बारंबारता। बारंबारता निकालने के बाद फिर हम निकालते हैं इसमें संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता जिसको हम सूचित करते हैं CF से। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले बारंबारता का पहला अंक लिखेंगे, फिर 7 में 12 जोड़ देंगे 19, फिर 19 में 18 जोड़ेंगे 37 होगा, फिर 37 में जोड़ेंगे 15 तो हो जाएगा हम लोग का 52, 52 में 10 जोड़ेंगे 62, और 62 में 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 65। इसके बाद हम फिर क्या करते हैं, जो बारंबारता होता है इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो इसको स्मॉल n से सूचित करते हैं, और जोड़ने पर जितना यहाँ आ रहा है संचयी बारंबारता में सबसे अंतिम वाला अंक उतना यहाँ भी आना चाहिए। इसको जोड़ेंगे 7 2 9 8 17 5 20, 3 हो जाएगा 7 2 9 8 17 5 22 और 3 25 का 5 हासिल बचा 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6 65 आ गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं n/2, यानी कि 65 को 2 से भाग दे देंगे। तो जब 65 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 65 में, 2 3 6 2 2 4 32.5 ये आ गया। अब ये 32.5 को हमको इसमें संचयी बारंबारता में चेक करना है। हम लोग को ऐसा अंक लेना है जो 32.5 से बड़ा हो, ठीक है, और सबसे पहले आता हो। तो यहाँ तो 19 है, उसके बाद आ रहा है 37, जो 37 है ये 32.5 से बड़ा है, यानी कि यही हम लोग का हो जाएगा बारंबारता वर्ग, ये माध्यिका वर्ग होगा। तो इसे बताना माध्यिका वर्ग क्या होगा, तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा हम लोग का 20 से 30। तो 12वें का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 13 में लिखा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और इसमें थीटा का मान दिया है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, और 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि न्यून कोण है। तो इसमें लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को हम ला दें बाएं साइड तो हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और यहाँ बच जाएगा हम लोग का 1, और साइन बटे कॉस होता है tan, तो आप लिख लेंगे हम लोग tan थीटा बराबर 1, और tan में एक जो मान होता है वो 45 डिग्री का होता है, तो tan थीटा बराबर हो गया tan 45 डिग्री।
यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। तो 13वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 14 में लिखा है cos 0 का मान क्या होगा। तो cos 0 का मान 1 होता है, तो 14 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 15 में लिखा है कि यदि tan 2a बराबर 1 है, जहां 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है tan 2a बराबर 1, और tan में 1 जो होता है ये tan 45 डिग्री का मान होता है। तो आप लिख लेंगे तो हम लोग tan 2a बराबर tan 45 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर हो गया 45, तो a बराबर हो जाएगा 45/2, और जब भाग देंगे तो ये आएगा हम लोग का 22 सही 1/2 डिग्री। तो 15वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 16 में लिखा है कि sec a प्लस tan a गुणे 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। तो इसमें लिखा हुआ sec a प्लस tan a एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पे हम sec को लिख सकते हैं 1/cos a, और tan को लिखते हैं साइन a बटे cos a। इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और 1 माइनस साइन ए को लिख लेते हैं एक ब्रैकेट में। अब यहाँ दोनों का आधार समान है, तो एलसीएम हो जाएगा इसका cos ए, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इसको भी लिख लेते हैं 1 माइनस साइन ए। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, तो a प्लस बी गुणे a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए और बटे कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो इसमें एक कॉस कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कॉस ए। तो 16वें का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 17 में लिखा है किसी बारंबारता बंटन के माध्य और माध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक का मान क्या होगा। तो इसमें माध्य जो दिया हुआ है, माध्य है 26.1, सबसे पहले लिखा हुआ है तो माध्य लिख लेंगे 26.1। उसके बाद फिर माध्यिका, और माध्यिका दिया 25.8, माध्यिका है 25.8। तो हमको निकालना है बहुलक। तो फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर होगा 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये होता है फॉर्मूला। तो लिख लेंगे 3 गुणे माध्यिका इसमें है 25.8, यहाँ का 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य है 26.1। अब हम 3 से गुणा करेंगे 25.8 से, तो हो जाएगा हम लोग का 77.4, माइनस इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 26 दूनी 52। तो घटाएंगे इसको 4 में से 2 घटाएंगे 2, 7 में से 2 घटाएंगे 5, फिर 7 में से 5 घटाएंगे 2, 25.2 होगा। तो 17वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 18 में लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो जब भी हम बहुलक वर्ग निकालते हैं उसमें हम बारंबारता चेक करते हैं, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता दिया हुआ है इसमें 12, तो इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा 10 से 15। तो 18वें का ऑप्शन सही होगा डी। क्वेश्चन 19 में लिखा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई 1 से 1 मीटर अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा। तो इससे पहले से क्वेश्चन में दिया है कि चौड़ाई बराबर है x, और जो लिखा है लंबाई है उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो लंबाई जो हो जाएगा चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, यानी कि x प्लस 1 हो गया। तो आयताकार खेत दिया हुआ है, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर, और खेत आयताकार है तो इसका सूत्र होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है x प्लस 1 और चौड़ाई है x, बराबर लिख लेंगे 30, गुणा करेंगे x से x में x स्क्वायर, फिर 1 से 1 में x हो गया, 30 को लाते हैं बाएं साइड, माइनस 30 बराबर 0। तो इसमें ये हम लोग का हो जाएगा द्विघात समीकरण, और जो ऑप्शन सही होगा ये होगा हम लोग का ऑप्शन सी, x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 बराबर 0। क्वेश्चन 20 में लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जो पासे में अंक होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो जब हम
प्रायिकता निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो जब हम पासे को फेंक रहे हैं तो इसमें 1 से लेकर 6 तक कोई भी संख्या आ सकता है, यानी कि कुल परिणाम हम लोग का हो जाएगा, कुल परिणाम जो होगा ये हो गया 6। और इसमें हमको बताना है सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, तो सम संख्या क्या क्या हो सकते हैं, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा। तो ये हो गया हम लोग का अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम ये हो जाएंगे हम लोग के कुल 3। जब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता बराबर हो जाएगा 3/6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो 20 का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। खंड ब, खंड ब में दिया वर्णात्मक प्रश्न। पहले में लिखा है सभी खंड कीजिए। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को जब अपरिमेय सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले उसको मानते हैं कि ये परिमेय है। तो पहले हम लिख लेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसको p/q या a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लिख लेंगे हम तब 7√5 बराबर a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं जिनका HCF 1 हो। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो अपरिमेय संख्या है जैसे √5 अपरिमेय है, इसको रखेंगे बाएं साइड, और बाकी जितने भी संख्या रहेंगे अंक रहेंगे उसको हम ले जाएंगे दाएं साइड। तो 7 को जाते हैं दाएं साइड, तब ये हो जाएगा √5 बराबर a/7b। अब यहाँ पे a और b पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, यानी कि a/7 भी हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या। लेकिन √5 है अपरिमेय संख्या है, तो कभी भी अपरिमेय और परिमेय संख्या तो बराबर हो नहीं सकता है। तो हम लिखेंगे कि ये जो हमने माना है ये गलत है, इसलिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में कि a, b तथा 7 पूर्णांक है, इसलिए यहाँ हो जाएगा हम लोग का a/7 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 हो गया अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ अब रीजन लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि हमने क्या माना है, इसमें माना है कि 7/5 एक परिमेय संख्या हम लोगों ने माना है। तो लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 7/5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन बी है कि उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो इसमें ये हो गया हम लोग का वृत्त ओ, ए और बी, और ये हम लोग का ए बी चाप हो गया, और ये चाप वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और त्रिज्या की लंबाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। तो फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुणे 2πr, ये होता है फॉर्मूला। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो πr² हो जाता है। तो थीटा इसमें दिया है 30/360 गुणे पाई का मान रखेंगे, पहले 2 लिख लेते हैं, पाई का मान रखेंगे 22/7, और त्रिज्या दिया हुआ है r 14। तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, इसमें 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 36 कटेगा 12 बार में। अब यहाँ 2 से 12 कटा 6 बार में, फिर 2 से 6 कटा 3 बार में। तो हो गया हम लोग का
22/3, ठीक है। अब इसको हम भाग देंगे 3 से 22 में, तो हो जाएगा हम लोग का 7.33 सेंटीमीटर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन सी में लिखा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए 3,4 और बी -2, -1 को मिलाने में रेखाखंड को 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसे मान लेते हैं हम लोग का रेखाखंड हो गया ए बी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है 3,4 और बी का निर्देशांक है -2, -1, और इसके रेखाखंड के बीच में कोई बिंदु मान लेते हैं P है, जिसका निर्देशांक है x, y, और इस रेखाखंड को ये 3 और 2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमको बताना है इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो इसके लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये बिंदु हम लोग का हो जाएगा x1 y1, ये बिंदु होगा x2 y2, ठीक है, और ये हम लोग का हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। तो विभाजन सूत्र से फॉर्मूला होता है x, y बराबर ये होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 हो गया, फिर कॉमा होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया फॉर्मूला। तो इसके अनुसार m1 हमारा इसमें है 3, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, x2 है माइनस का 2, यहाँ -2 हो गया, फिर प्लस m2 2 है और x1 है 3 बटे m1 प्लस m2, तो हो जाएगा हम लोग का 3 + 2, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर m1 बराबर 3 लिखेंगे, y2 इसमें है -1, तो यहाँ पर -1 लिख लेते हैं, फिर प्लस m2 इसमें है m2 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे गुणे, और y1 है 4 बटे m1 प्लस m2, तो हो जाएगा हम लोग का 3 + 2। अब इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं, 3 और -2 से गुणा करेंगे -6 प्लस 3 दूनी 6 बटे 3 2 5 हो गया, फिर हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 दूनी 8 बटे 3 2 5, तो 6 में 6 घटाएंगे 0 हो जाएगा बटे 5, 8 में से 3 घटाएंगे ये हो गया 5 बटे 5, तो 5 से 5 कट गया एक बार में, और इसको भाग देंगे 5 से 0 में तो 0 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 0,1, ठीक है। ये हम लोग का आंसर सही है, लेकिन जो आंसर शीट दिया वो गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन डी में लिखा कि एक समान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। तो इसे मान लेते हैं दो बिंदु दिया हुआ है, एक A है जिसका निर्देशांक है x, 2, एक बिंदु B है जिसका निर्देशांक है 6, 5, और इसके बीच की दूरी है 5 मात्रक, यानी कि AB बराबर दिया हुआ है 5। तो दूरी सूत्र निकालेंगे, तो इस बिंदु को मान लेते हैं हम लोग x1 y1, इस बिंदु को मान लेते हैं x2 y2, ठीक है, और इसी इनके बीच की दूरी है 5, तो दूरी सूत्र हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें दूरी दिया हुआ 5 मात्रक, तो फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी दिया हुआ 5, तो इसके जगह 5 लिख लेंगे बराबर, इसमें x2 है हम लोग का 6 और x1 है x, यहाँ पर लिख लेंगे 6 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर, और पूरे का हो गया रूट, तो हो जाएगा 5 बराबर, इसका प्रसार करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो पहले a स्क्वायर तो हो गया 6 का स्क्वायर, b स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर होता है -2ab, तो 2 गुणे 6 गुणे x, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और पूरे का हो गया रूट, तो हो जाएगा 5 बराबर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस x स्क्वायर, 6 दूनी 12 माइनस का 12x और प्लस 9, अब 36 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45, तो अंडर रूट यहाँ हो गया 45 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x। अब इसमें ये जो है रूट में दिया हुआ है और हमको निकालना है x का मान, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड कर देंगे स्क्वायर रूट हटाने के लिए, तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर रूट में 45 प्लस x स्क्वायर माइनस 12x का पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर, अब रूट हट गया तो पहले लिख लेते हैं हम लोग x स्क्वायर, फिर माइनस 12x और फिर 45। तो अगर हम इस 25 को ले जाएं दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा 0, तो इसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं तब
एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 45 और माइनस 25 बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 45 में 25 घटाएंगे तो बचेगा 20 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 20 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो हो जाएगा 20 एक्स स्क्वायर। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 12 हो जाए, गुणा करने पर 20 हो जाए। तो 10 दूनी 20 होता है, और 2 से 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा, और ये माइनस में दिया है तो दोनों माइनस में लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x और प्लस 20 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 10। इन दोनों से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी हो गया x माइनस 10 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में होगा x माइनस 10 और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे तो x माइनस 10 बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर 10 हो गया या x बराबर माइनस 2। इसका दो आंसर होगा 10 या माइनस 2। क्वेश्चन ई में लिखा कि सिद्ध कीजिए 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। तो पहले इसको हम एलएचएस से हल कर लेते हैं। तो एलएचएस बराबर दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा। तो हम जानते हैं कि सेक का उल्टा होता है कॉस, तो सेक को ले सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे कॉस थीटा, नीचे सेक को भी लिख देंगे 1 बटे कॉस थीटा। अब यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा से 1 को गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा प्लस 1, फिर बट्टे में यहाँ हो गया कॉस थीटा और इसके भी यहाँ भी 1 बटे कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कट गया तो बच गया हम लोग का 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम हल करते हैं आरएचएस को। तो आरएचएस बराबर है साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बट्टे यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में। तो हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया एक ब्रैकेट में और बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया तो ये हो गया हम लोग का 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसमें एलएचएस और आरएचएस का मान दोनों बराबर है तो हम लिख लेंगे इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन एफ में लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो पहले लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, उसके बाद फिर बारंबारता। तो वर्ग अंतराल ये हो जाएगा 0 से 6, फिर 6 से 12 है, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। बारंबारता दिया हुआ है 5, 9, 10, 12 और 4। तो इसमें जो बारंबारता होता है उसको हम सूचित करते हैं F से। फिर हमको जब माध्य निकालना होता है तो हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। ठीक है, या इसको मध्यमान भी कहते हैं, इसको सूचित करते हैं हम लोग XI से और बारंबारता को FI से। तो वर्ग चिन्ह होता है, जो वर्ग अंतराल होता है इसमें निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 0 6 को जोड़ेंगे 6 होगा, 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 3। उसी तरह 6 और 12 को जोड़ेंगे 18, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 9। अब हम क्या करते हैं इसमें पहले हम चेक, बार बार निकालने की जरूरत नहीं होती है वर्ग चिन्ह। हम इसमें चेक कर लेते हैं कि सबका अंतर बराबर है कि नहीं। तो सब में 6 का अंतर है, तो जब एक का वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो अगले में 6 जोड़ते जाएंगे, अगला निकलते जाएगा। जैसे पहला 3 निकला है, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, फिर 9 में 6 जोड़ देंगे 15 हो गया, 15 में फिर 6 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, फिर 21 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27। इसके बाद फिर हम निकालते हैं इसमें FI गुणे XI। तो इसमें जो बारंबारता होता है वो जो वर्ग चिन्ह होता है इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं हम लोग। तो 5 में 3 से गुणा कर देंगे तो 5 से 15, 9 9 हो गया 81, 215 गुणा करेंगे 150,
फिर 12 और 21 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 252। फिर 4 और 27 से गुणा करेंगे तो ये होगा 108। अब माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य को स्विच करते हैं एक्स बार से, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इसमें हमको सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है और सिग्मा एफ आई निकालना है। तो सिग्मा एफ आई होता है जो बारंबारता दिया होता है इसका टोटल। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 5 14 2 16 4 20 2 1 3 1 4 40 हो गया। फिर इसको भी जोड़ेंगे हम लोग एफ आई एक्स आई को, तो यहाँ लिख लेंगे वो सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे ये आएगा हम लोग का 606। जब माध्य निकालेंगे तो यहाँ इसका मान रख देते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 606 और ये दिया हुआ है सिग्मा एफ आई 40। जब 40 से 606 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 15.15। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि इन 5 खंडों को हल कीजिए। ए में दिया है कि 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेमी और 5 सेमी है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं ऐसे वृत्त जिनका एक केंद्र हो। तो मान लेते हैं एक वृत्त हो गया और ये दूसरा वृत्त है हो गया और दोनों का एक ही केंद्र है। इसमें बताना है हमको उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो ये हो गया बड़े वृत्त का जीवा और ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ये वृत्त का केंद्र हो गया, मान लेते हैं ओ, इसका नाम देते हैं ए बी, और यहाँ पे जहाँ स्पर्श कर रहा है इस बिंदु का नाम देते हैं पी। ओ से पी को मिला देंगे। और इसमें प्रमेय है कि जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो हम लंब खींचते हैं, ठीक है, लंब खींच रहे हैं, तो ये जीवा को समविभाजित करता है, यानी कि तब AP बराबर PB हो जाएगा। अब इसमें हम O से A को मिला देंगे। इसमें लिखा हुआ है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 3 सेमी और 5 सेमी है। तो ये छोटा वृत्त का त्रिज्या हो गया OP, ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये हो गया OA बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें निकालना है AP निकालना है। जब AP निकाल लेंगे जो आंसर आएगा 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। तो पहले हमको इसमें निकालना है AP पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज OPA में, इसमें कर्ण हम लोग का हो गया OA, तो OA स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखेंगे OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। अब इसमें OA दिया हुआ 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर बराबर OP है 3, 3 का स्क्वायर हो गया, और AP हमको निकालना था, हो गया AP स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस AP स्क्वायर। 9 को ले आते हैं बाएं साइड, तो 25 माइनस 9 बराबर AP स्क्वायर, घटाएंगे बचेगा 16 बराबर AP स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो AP बराबर हो गया अंडर रूट 16, और 16 का वर्गमूल हो गया 4, यानी कि AP निकल गया 4। हमको निकालना है AB, तो AB निकालने के लिए हम AP को 2 से गुणा कर देंगे। तो AB बराबर, AB जो है बड़े वृत्त की जीवा है, इसकी लंबाई हमको निकालना है, तो AB बराबर हो गया 2 गुणे AP, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन बी में लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है ABC, मान लेते हैं त्रिभुज हो गया, और इसमें लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लेते हैं इस रेखा के समांतर हम D और E से एक इसके समांतर रेखा खींचते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि ये रेखा इन दोनों बिंदुओं पर जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं ये दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करती हैं, यानी कि AD बटे DB बराबर सिद्ध करना है AE बटे EC, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग ये जो प्रमेय है ये हम लोग का थेल्स प्रमेय है, जिसको हम कहते हैं, ये बीपीटी होता है, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मूल समानुपातिक प्रमेय, यही कुछ ऐसी कुछ नाम होता है इसका, ठीक है, या थेल्स प्रमेय इसको कहते हैं। तो इसके अनुसार इसमें क्या होता है कि अगर ये इसके समांतर होगा तो AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें E से लंब खींच देंगे इस पर AE पर, D से खींचेंगे और फिर E से खींच देंगे AD पर, तो इसका नाम देते हैं हम लोग M, इसका नाम देते हैं हम लोग N। फिर B से मिला देंगे E को और D से मिला देंगे C को, ठीक है। तो इसमें हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये हम लोग को सिद्ध करना है। इसमें रचना में हम क्या लिख लेंगे, रचना में लिखेंगे कि EN लंब हम लोग खींच रहे हैं AB पर, DM लंब खींच रहे हैं AC पर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग EN लंब AB पर तथा DM लंब AC पर खींचा, और हम लोग इसमें B और CD को मिला रहे हैं, B तथा CD को मिलाया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग उत्पत्ति। सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, जैसे कि मान लीजिए त्रिभुज हो गया, इस पर हम लंब खींच रहे हैं, तो ये जिस पर लंब खींचते हैं ये भुजा आधार हो जाती है और ये लंब हो जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है फॉर्मूला। तो हम सबसे पहले लेंगे त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में ये हो जाएगा हम लोग का आधार और EN हो जाएगा लंब, क्योंकि हमको निकालना है इसमें AD बटे DB। तो AD को एक बार आधार लेंगे, फिर एक बार DB को आधार लेंगे, तो हम लिख लेंगे, दोनों का अनुपात निकालना है। तो पहले लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, यहाँ लिख लेंगे हम लोग त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार इसका हो जाएगा AD, ठीक है, और ऊंचाई हो जाएगा EN। उसी तरह ये जो त्रिभुज है BDE, इस तरह का बना हुआ है त्रिभुज, ये बना हुआ है, तो ये जो त्रिभुज होता है ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो इसमें जो लंब होता है ये बाहर होता है त्रिभुज के, ठीक है, और आधार यही होगा और ये लंब हो जाएगा। तो इसमें BDE में ये लंब हो जाएगा हम लोग का EN, ठीक है, दोनों में सेम लंब होगा। इस वाले त्रिभुज में भी लंब EN होगा और BDE में भी लंब हो जाएगा EN। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार इसका BD है और ऊंचाई हो गया EN, तो BD गुणे EN। तो इसमें EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। अब इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह, एरिया हो जाएगा AR और हो जाएगा त्रिभुज ADE बटे, इसको लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है, और बराबर में लिख देंगे हम लोग AD बटे BD, और इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। उसी तरह फिर हमको निकालना है AE बटे EC। तो जब AE और EC का अनुपात निकालेंगे तो इसमें त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें AE को मानेंगे आधार, फिर CED का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें CE को मानेंगे आधार, और जब AE को आधार मान रहे हैं तो लंब हमारा DM हो जाएगा। उसी तरह CED में भी लंब हमारा DM होगा। तो हम त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे और बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया ADE बटे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ठीक है, यहाँ हो गया CED बराबर, फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे आधार होगा AE और ऊंचाई हो जाएगा DM, तो AE गुणे DM, फिर बटे यहाँ भी हो जाएगा 1/2 गुणे आधार इसमें C होगा और ऊंचाई हो जाएगा DM, तो यहाँ पे लेंगे C गुणे DM, तो 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, तो हो जाएगा हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CED बराबर
A/C, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। और इसमें AD/BD और A/C बराबर कब होगा, जब ये भी दोनों बराबर होंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ BDE दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, तो इसको भी हमको बराबर करना है। तो प्रमेय होता है कि अगर कोई भी दो त्रिभुज, ठीक है, अगर कोई भी दो त्रिभुज सेम एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, ठीक है, और दोनों का आधार समान हो, तो क्षेत्रफल भी समान होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ D हो गया, यहाँ E हो गया, फिर यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, और इसमें इस तरह मिलाया गया है। तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, पहला है BDE, यहाँ फिगर में BDE है, दूसरा है CD। तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि D BC के समांतर है, ठीक है, और इसमें BDE और त्रिभुज CD का दोनों का आधार समान है, D आधार समान है। तो ऐसे दो त्रिभुज जिनके आधार समान हो और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CD का आधार BC है तथा दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। समांतर रेखाओं D तथा, यहाँ मिस्टेक हो गया, आधार इसका BC नहीं है, इसका आधार है DE। हम आधार D लिख लेंगे। त्रिभुज BD तथा CD का एक आधार D है तथा दोनों एक ही समांतर रेखाओं D तथा BC के बीच स्थित है। इसलिए तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण 2 को, या समीकरण 1 को भी लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर है AD बटे BD। अब यहाँ दिया हुआ है कि जो BD का क्षेत्रफल है वो CD के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ BD की जगह लिख सकते हैं हम लोग CD। तो अगले स्टेप में लिख लेंगे तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CD बराबर AD बटे BD, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 4। अब हम समीकरण 2 और समीकरण 4 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 में भी बाएं पक्ष में है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CD, और इसमें भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल AD बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। जब दोनों का बाएं पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी कि A बटे C बराबर हो जाएगा AD बटे BD। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 2 तथा 4 से AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन सी में लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो क्रमागत संख्या कहते हैं जो लगातार आती है, जैसे 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 है। तो अगर कोई संख्या 2 है तो अगला क्रम निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ते हैं, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा। तो पहला संख्या अगर x मानेंगे तो अगला हो जाएगा x+1। तो आप लिख लेते हैं माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। तो प्रश्नानुसार इसमें लिखा हुआ है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहला संख्या x है तो इसका वर्ग हो जाएगा x², दूसरा x+1 है, इसका वर्ग हो गया x+1 का होल स्क्वायर, और दोनों का योग यानी कि जोड़ दिया हुआ है 365। तो हो गया x² प्लस इसको तोड़ेंगे प्लस b के होल स्क्वायर सूत्र पर, तो a² तो x², b² तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर 2ab तो 2 गुणे x गुणे 1 बराबर 365। तो x² को जोड़ेंगे हो जाएगा 2x²,
फिर इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस 1, 365 को लाते हैं माइनस बाएं साइड तो माइनस 365 बराबर 0। ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x घटाएंगे बचेगा माइनस का 364 बराबर 0। अब इन तीनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ हो जाएगा माइनस 182 बराबर 0। 2 को लेंगे दाएं साइड तो 0 हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब माइनस 182 गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से तो हो गया माइनस 82 एक्स स्क्वायर। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर एक्स हो जाए, गुणा करने पर माइनस 182 एक्स स्क्वायर हो जाए। तो उसके लिए हम निकालेंगे 182 का अभाज्य गुणनखंड, 2 से भाग देते हैं, 2 9 18, यहाँ हो गया 1, फिर कटेगा 7 से 91 13 बार में, फिर 13 से 13 कट गया 1 बार में, तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 13 घटाएंगे बचेगा 1, 14 और 13 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 14, इन दोनों में होगा माइनस का 13 कॉमन, तो माइनस 13 कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों वाला पद हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 14 और एक ब्रैकेट में हो गया x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखते हैं, तो आप लिख लेंगे x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। तो प्लस 14 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस का 14 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया माइनस 14 या x बराबर हो गया 13। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो पूर्णांक है ये धनात्मक है, लेकिन ये तो माइनस में आ गया तो ये हमारा आंसर होगा ही नहीं, तो x बराबर हो जाएगा 13। तो पहला संख्या हो जाएगा, पहली पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हो गया x बराबर 13 और दूसरी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगी यह x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 बराबर 14, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन डी में लिखा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम माइनस एक्स गुणे एक्स प्लस एम प्लस 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर हैं तो एम का मान ज्ञात कीजिए। तो जब समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो उसका जो विविधकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है 0 के बराबर। तो इसकी तुलना हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से। तो इसकी तुलना करेंगे तो इसमें एक्स के बगल में कोई अंक नहीं है, तो यानी कि ए बराबर हो जाएगा हम लोग का 1, बी बराबर होगा 2m माइनस 1 और सी बराबर हो जाएगा m प्लस 5। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर है, तो जब बराबर दे हैं यानी कि विविधकर 0 के बराबर होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर लिखेंगे 0, बी बराबर इसमें 2m माइनस 1 तो 2m माइनस 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे ए बराबर है 1 और सी बराबर है m प्लस 5 बराबर 0। अब यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये होगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 से गुणा करेंगे m में तो 4m हो गया, फिर माइनस 4 से 5 में 4 5 20 बराबर 0। अब इसका हम प्रसार करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र पर। तो पहले ए स्क्वायर तो एम स्क्वायर, बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर माइनस 2ab तो माइनस 2 गुणे एम गुणे 1 माइनस 4m माइनस 20 बराबर 0। ब्रैकेट हटाते हैं तो हो जाएगा 4m स्क्वायर, फिर 4 से 1 में जोड़ेंगे गुणा करेंगे तो 4 हो गया, फिर 4 से इसमें गुणा करेंगे 4 दूनी 8m और माइनस 4m माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ हो गया हम लोग का 4m स्क्वायर, 8 और 4 हो जाएगा 12 माइनस का 12m और माइनस 20 प्लस 4 हो जाएगा माइनस का 16 बराबर 0। अब यहाँ तीनों में 4 कॉमन है तो तीनों में से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर, 4 3 12 तो 3m, 4 चौके 16 माइनस 4 बराबर 0। तो 4 को जाएंगे दाएं साइड तो 0 हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 बराबर 0।
अब इसका गुणनखंड करना है, -4 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4m²। अगर m² से गुणा करते हैं, बीच वाले पद को तोड़ने इस प्रकार तोड़ना कि जोड़ने घटाने पर 3m हो जाए, गुणा करने पर 4m हो जाए। तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं कि 4 एकम 4 होता है, 4 में से घटाएंगे 3 होगा, तो इसको ले सकते हैं m² - 4m + m - 4 बराबर 0। इन दोनों में से m कॉमन ले लेंगे, क्या होगा m - 4, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होगा, तो प्लस का एक कॉमन हो गया m - 4 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे m - 4 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे m + 1 बराबर 0। अब दोनों को अलग 0 के बराबर लिखते हैं, तो m - 4 बराबर 0 या m + 1 बराबर 0। तो -4 को जाएंगे दाएं साइड तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इसमें ले जाएंगे +1 को दाएं साइड तो -1 हो गया, यानी कि m का आंसर होगा 4 या -1। कुछ समझ में लिखा कि अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता बंटन की माध्यिका 24 है। तो इसमें हमको p का मान निकालना है, तो इसमें पहले लिख लेते हैं हम लोग वर्ग अंतराल, फिर यहाँ है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता दिया हुआ 5, 25, फिर 25, p और 7। तो जब भी हम माध्यिका निकालते हैं तो उसमें हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो बारंबारता को f से सूचित करते हैं, संचयी बारंबारता को सूचित करते हैं CF से। तो पहले 5 है, 5 लिख लेंगे, फिर 5 में 25 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, फिर 30 से 25 जोड़ेंगे 55, फिर 55 में p जोड़ेंगे। तो ये हमारा कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये अचर राशि है, चर राशि है। तो अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55 + p, फिर 55 + p में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62 + p। अब इसके बाद इसको भी जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, बारंबारता भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 5 30, 30 और 25 जोड़ेंगे 55, 55 7 हो जाएगा 62। तो ये भी हो गया 62 + p, ये हो गया n के बराबर, ठीक है। अब इसमें जो माध्यिका दिया हुआ है ये दिया हुआ है 24 के बराबर। क्वेश्चन में माध्यिका है ये हम लोग का दिया हुआ है 24, तो इस 24 को हम देखते हैं वर्ग अंतराल में। तो ऐसा हम वर्ग अंतराल लेंगे जिसके बीच में 24 आता हो। तो यहाँ 20 से 30 के बीच में 24 आ रहा है, तो यही हम लोग का हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यिका 24 है, तो हम लोग का माध्यक वर्ग जो होगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका कहते हैं या माध्यक कहते हैं, ठीक है। तो माध्यिका बराबर होता है L + n/2 - CF/F × H, ये होता है फॉर्मूला इसमें। तो जो इसमें L हो जाएगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L बराबर 20 हो गया, ठीक है। ये हम लोग का है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग में जो बारंबारता होता है ये होता है हम लोग का f बराबर 25, और इसमें फॉर्मूला में CF है। जो CF होता है माध्यक वर्ग में संचयी बारंबारता के ठीक पहले वाली बारंबारता यानी कि 30, तो CF बराबर हो जाएगा 30। H जो होता है जो वर्ग अंतराल दिया है इसके बीच का अंतर, तो सब में 10 का अंतर है, तो H बराबर हो जाएगा 10। अब यहाँ भी समान रखते हैं, माध्यिका दिया हुआ है 24, तो यहाँ 24 लिख लेंगे। L बराबर है 20 + n/2, ये निकला है 62 + p, तो लिख लेंगे 62 + p/2 माइनस CF है 30, यहाँ पे 30 लिख लेंगे, और बट्टे में f बराबर है 25 और गुणे h है 10। अब यहाँ ये 5 से कट जाएगा 2 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। 20 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 24 - 20 बराबर, इस यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 30 में गुणा हो जाएगा, 30 दूनी 60। तो यहाँ लिख लेंगे 62 + p - 60/2, और ये 2 गुणा हो जाएगा इस 5 में, तो 2 × 5 और गुणे 2 हो गया, तो 2 से 2 भी कट गया। 24 में से 20 घटाएंगे बचेगा 4, 62 में से 60 घटाएंगे बचेगा 2, तो 2 + p और नीचे बटे हो गया 5, 5 से 4 में गुणा कर देंगे 5 × 4 = 20,
तो 20 बराबर हो गया 2 प्लस पी, 2 को लाएंगे बाएं साइड तो 20 में से 2 घटाएंगे 18, तो पी का मान निकल जाएगा 18 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन एफ में लिखा कि एक थैले में 5 काली 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। एक गेंद या दृक्षया निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए और निकाली गई गेंद लाल है काली नहीं, हमको निकालना है। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं कुल गेंद। कुल गेंद हो जाएगा 5 + 7 + 3, तो 7 5 12 3 15 गेंद, ये होगी कुल गेंदें। अब हमको निकालना है इसमें लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। तो प्रायिकता होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आप लिख लेते हैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता ये हो जाएगा हम लोग का, इसको मान लेते हैं लाल गेंद का पी आर। तो पी आर बराबर कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो लाल गेंद इसमें 7 है और कुल गेंद है 15, तो 7 बटे 15 हो गया। फिर हम निकालेंगे इसमें काली गेंद निकालने की प्रायिकता। काली गेंद निकालने की प्रायिकता इसको मान लेते हैं पी बी, और काली गेंदें इसमें 5 है तो हो जाएगा 5 बटे 15, तो 5 एकम 5 5 से 15 हो गया 1 बटे 3। फिर हमको निकालना है इसमें काली नहीं होने की प्रायिकता। तो काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का, तब इसको लिखेंगे पी बी डैश बराबर हो जाएगा 1 - पी बी, ठीक है। तो 1 - 1 बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 में से घटाएंगे 2, तो हो जाएगा 2 बटे 3। क्वेश्चन 3 में लिखा कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है तो इसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके 7 पदों का योगफल है 49, यानी कि S7 बराबर दिया है 49, और दूसरा दिया है कि इसके 17 पदों का योगफल, तो S7 बराबर दिया है 289, और इसमें हम इन पदों का योगफल का सूत्र का यूज करेंगे। सूत्र रहता है Sn बराबर n/2 2a + n-1 गुणे d, ये फार्मूला। तो जब यहाँ इसमें दिया है S7 बराबर 49, तो यहाँ 49 लिख लेंगे, और इस फॉर्मूला में Sn बराबर इतना दिया है तो S7 की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 7 रखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का n/2, तो यानी कि 7/2 गुणे 2a + n-1 यानी कि 7 - 1 गुणे d बराबर हो गया 49। हो जाएगा 7/2 गुणे 2a + 7 में से 1 घटाएंगे बचेगा 6, d बराबर हो गया 49। अब यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन हो सकता है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 7/2 गुणे 2, 2 कॉमन हो जाए तो 2 एकम 2, यहाँ a हो गया 2 3 6, 3d बराबर 49, 2 से 2 कट गया। अब 7 को बचेगा, इसमें 7 को ले जाएंगे अगर हम दाएं साइड, नीचे बटे में चला जाएगा, तो a + 3d बराबर हो गया 49/7, 7 से 49 कटेगा 7 बार में, तो हो जाएगा a + 3d बराबर 7। ये हो गया हम लोग का पहला समीकरण। और इसके बाद फिर क्वेश्चन में दिया कि S17 बराबर 289, यहाँ पर हम लिख लेंगे S17 बराबर 289। तो सूत्र के अनुसार इसको लिखेंगे, पहले n/2 होता है यानी कि 17/2, फिर गुणे 2a और प्लस n-1, तो 17 - 1 गुणे d बराबर 289। तो 17/2 गुणे यहाँ हो जाएगा 2a, 17 में से 1 घटाएंगे बचेगा 16, d बराबर हो गया 289। अब इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अब लिखेंगे 17/2 गुणे, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा a और यहाँ हो जाएगा 2/16, तो आप लिख लेंगे a + 8d बराबर 289। 2 से 2 कट गया, इसमें 17 बचा, 17 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 289/17 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया a + 8d बराबर 289/17, 17 से 289 कटेगा 17 बार में, तो a + 8d बराबर हो जाएगा 17। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब ये पहला समीकरण या दूसरा समीकरण दोनों को हल करते हैं विलोपन विधि से, और जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे तो a कट जाएगा और d का मान निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण
दो में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो समीकरण 2 है a प्लस 8d बराबर 17 और समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7। घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी माइनस, ए से कट गया। 8d में से 3d घटाएंगे बचेगा 5, 17 में 7 घटाएंगे बचेगा 10। तो 5 से 10 कटेगा 2 बार में, तो d का मान निकल गया 2। अब d का मान रख देते हैं हम लोग समीकरण 1 में और a का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7 और d का मान निकला है 2, तो a प्लस 3 गुणे 2 बराबर 7। तो a प्लस 3 दूनी 6 बराबर हो गया 7। 6 को ले जाएंगे दाएं साइड, 7 में 6 घटाएंगे 1, तो a का मान निकल गया 1। अब इसे हमको निकालना है इसके प्रथम n पदों का योगफल। तो फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल का, Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो इसमें जब n पदों का योगफल निकालना है तो n की जगह n ही लिखेंगे, a का मान लिखेंगे 1 और d का मान निकला है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो हो जाएगा n बटे 2 गुणे 2a, तो 2 गुणे 1 प्लस n माइनस 1 गुणे d का मान निकला है 2, तो यहाँ 2 लिख लेंगे हम लोग। तो हो गया n बटे 2 गुणे 2 एकम 2 फिर प्लस, यहाँ 2 में n से गुणा कर देंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो 2n हो जाएगा, फिर 2 में माइनस 1 से माइनस का 2, 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गया हम लोग का n बटे 2 गुणे 2n, 2 से 2 भी कट गया, तो n और n गुणा करेंगे n स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा दिया कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाओं ज्ञात कीजिए। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया हम लोग का समकोण त्रिभुज, इसका नाम देते हैं हम लोग ए, बी और सी। इसमें लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यानी कि अगर आधार को अगर हम x मानते हैं तो ऊंचाई हो जाएगा 7 कम है, तो x माइनस 7, और इसका कर्ण दिया हुआ है 13। तो यहाँ पे लिख लेंगे माना आधार की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई ये हो जाएगा हम लोग का x माइनस 7 सेंटीमीटर है। तो प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे लिख लेंगे 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब है, ये ऊंचाई लंब होगा x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार है x, तो हो गया x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169, इसका हम प्रसार करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर। तो a की जगह x, तो एक्स स्क्वायर, बी की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, फिर माइनस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 7 और प्लस एक्स स्क्वायर। तो 169 बराबर एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 होगा 7 दूनी 14x। अब इसमें अगर हम 169 को ले जाएं दाएं साइड तो ये माइनस हो जाएगा और इधर हो जाएगा 0, तो इसको हम सीधा करके अगर लिख दें तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 और माइनस 169 बराबर 0। ठीक है, अगर इसको इस साइड ले जाए तो माइनस हो जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। तो हम 0 लगा देंगे दाएं साइड में, इसको लिख लेंगे बाएं साइड में, तो हो जाएगा हम लोग का 2x स्क्वायर माइनस 14x, घटाएंगे 49 है और माइनस 169 घटाएंगे तो बचेगा माइनस 120 बराबर 0। अब इसमें सब में 2 कॉमन है, तो इन तीनों में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 एक कम 2, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, 7 दूनी 14 7x, और 2 से ये कटेगा 60 बार, तो यहाँ होगा 60 बराबर 0। अगर 2 को ले जाए दाएं साइड तो 0 बटे 2 0 हो जाएगा, तो हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए माइनस 60 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो हो गया माइनस का 60 एक्स स्क्वायर।
अब बीच वाला पद है 7x, इसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 60 हो जाए। तो 12 पचे 60 होता है और 12 में से 5 घटाएंगे बचेगा 7। तो इसको तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन है x, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12। अब इन दोनों में कॉमन है 5, तो प्लस का 5 कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा x और 12 पचे 60 हो गया 12 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन हो जाएगा x माइनस 12, तो इसमें से हम x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस 12 और एक ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। अब दोनों को लोग 0 के बराबर लिखते हैं, तो x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 12 या x बराबर माइनस का 5। तो भुजा की माप माइनस में तो होगा नहीं, तो ये मान हमारा संभव नहीं है। तो x बराबर हो जाएगा 12, यानी कि आधार हो जाएगा, आधार x बराबर 12 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई को हमने माना है x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, उन्नयन जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री था, और उस समय जब उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन 60 डिग्री था। यानी कि जब सूर्य का उन्नयन 60 डिग्री है और जब ये उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है तो उसकी लंबाई यहाँ से 50 मीटर अधिक हो जाती है। तो ये दिया हुआ है 50 मीटर। इसका नाम देते हैं हम लोग ए, बी, सी और डी। तो हमको बताना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। ये उन्नयन कोण एक हो गया 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं हम लोग x मीटर। तो पहले हम हल कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो आप लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर, इसमें tan ही क्यों लेंगे क्योंकि लंब दिया हुआ है, लंब निकालना है हमको, आधार दिया हुआ है तो लंब और आधार tan में आता है। तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बट्टे आधार यानी कि ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। tan 60 का मान होता है √3, ए बी हम लोगों ने h माना था h लिख देंगे और बी सी बराबर माना है x, तो यहाँ x लिखेंगे। तो x बराबर हो जाएगा, x को लाते हैं √3 की जगह, √3 को लाते हैं x की जगह, तो h बट्टे √3, इसको मान लेंगे समीकरण 1। हम x का मान इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको h का मान निकालना है। तो जब इस त्रिभुज में हम निकालेंगे तो हम उसमें x की जगह पर रख सकते हैं h का मान। अब हम हल करते हैं त्रिभुज ए बी डी में। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, इससे बनना 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे बी डी। तो आप लिख लेंगे हम लोग ए बी बट्टे बी डी। tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3, ए बी है h और बी डी को लिखेंगे x प्लस 50, h बट्टे x प्लस 50। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 50 को गुणा कर देंगे 1 से, √3 को गुणा कर देंगे h से, तो x प्लस 50 बराबर हो जाएगा h√3। अब समीकरण 1 से x का मान जो है h बटे √3 यहाँ हम लोग रख देते हैं, तब हो जाएगा h बटे √3 प्लस 50, h बटे √3 प्लस 50 बराबर लिखेंगे h√3। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, या तो एलसीएम ले सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो h वाला पद है इसको हम इधर ले जाएं डायरेक्ट बाएं साइड, दाएं साइड, तो बच जाएगा 50 बराबर h बटे √3 को ले जाएंगे दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो h√3 और माइनस h बटे √3, तो 50 बराबर यहाँ एलसीएम हो जाएगा इसका √3, √3 से √3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3h माइनस h, तो 50 बराबर हो गया ये 2h बटे √3। h का मान निकालना है,
तो 2 और √3 को दोनों को लाएंगे बाएं साइड, तो √3 ऊपर गुणा हो जाएगा, 2 से नीचे भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसको लिखेंगे तब 50√3/2 बराबर h, 2 से 50 कटेगा 25 बार में, तो h बराबर निकल गया 25√3 मीटर। लेकिन बुक में जो आंसर दिया वो दशमलव दिया हुआ है, और इसमें हम जब √3 का मान रखेंगे 1.732 तभी जो दिया हुआ आंसर वो आएगा। जब हम इसमें मान रखते हैं √3 का 1.732 और इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43.3 मीटर। क्वेश्चन 4 का अथवा दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि sin a माइनस cos a प्लस 1/sin a प्लस cos a माइनस 1 बराबर 1/sec a माइनस tan a। तो इसको हम हल करते हैं LHS से। LHS बराबर sin a माइनस cos a प्लस 1/, यहाँ हो जाएगा sin a प्लस cos a माइनस 1। अभी हमको sec और tan a लाना है, तो इसको sec और tan के रूप में बदलेंगे। तो ये कब होगा, जब हम दोनों में अंश और हर में हम लोग cos से भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अंश तथा हर में cos a से भाग देने पर, cos a से भाग देने पर, तब इसको हम लिखेंगे, तभी हो जाएगा sin a/, cos a अलग अलग पदों में भाग दे देंगे, माइनस ये होगा cos a/, cos a, फिर प्लस यहाँ 1 है तो हो जाएगा 1/cos a। उसी तरह फिर अब यहाँ हर में भाग देंगे तो हो जाएगा sin a/cos a, sin a/cos a, फिर प्लस cos a/cos a और माइनस 1/cos a। तो इसमें cos से cos कट गया एक बार में, ये भी एक बार में कट गया। sin/cos होता है tan, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग tan a, यहाँ बच गया हम लोग का 1, और 1/cos a बराबर होता है sec a, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग sec a बटे, फिर यहाँ भी sin/cos होगा tan a, ये कट गया एक बार में तो प्लस का 1, और 1/cos हो जाएगा माइनस sec a, यहाँ माइनस था 1/cos हो गया sec a। अभी हमको हर में लाना है sec a माइनस tan a, तो हम इसमें हर वाले पद में 1 की जगह लिखेंगे sec स्क्वायर माइनस tan a। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं tan a माइनस 1 प्लस sec a बटे tan a माइनस sec a को एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, tan a, और यहाँ हो जाएगा माइनस sec a और प्लस 1। ठीक है, और फॉर्मूला होता है इसमें कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1, ये सूत्र है। तो हमको यहाँ 1 की जगह इसी रूप में लिखना है, क्योंकि यहाँ जो पद दिए गए हैं tan और sec के रूप में लिखे हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग tan a माइनस 1 प्लस sec a बटे, यहाँ हो गया tan a माइनस sec a, और फिर 1 की जगह लिख लेंगे हम लोग sec स्क्वायर a और माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के पद में, तो बराबर में होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस b। तो इसको लिख लेंगे tan a माइनस 1 प्लस sec a बटे, यहाँ हो गया tan a माइनस sec a, और प्लस ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा sec a प्लस tan a, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो गया sec a माइनस tan a। अब यहाँ हर में कॉमन है इसमें sec a माइनस tan a, लेकिन यहाँ tan a माइनस sec है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग tan a माइनस 1 प्लस sec a बटे, अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन लें तो माइनस वाला पद प्लस हो जाएगा और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। फिर इसको लिख लेते हैं प्लस sec a प्लस tan a, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में है sec a माइनस tan a। अब यहाँ हर में sec a माइनस tan a दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में से हम लोग
हर में से सेक ए माइनस टेन ए कॉमन ले लेंगे, तो आप लिख लेंगे 1/, सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, ये कॉमन हो गया, और ऊपर तो एक ही कॉमन होगा, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ऊपर हम लिख लेंगे यहाँ टेन ए माइनस 1 प्लस सेक ए बटे। अब यहाँ पे ये वाला पूरा पद तो कॉमन हो गया, तो जब पूरा पद कॉमन हो गया तो बचेगा 1, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 1। फिर ये भी कॉमन हो गया, बच गया सेक ए प्लस टेन है, तो यहाँ लिख लेंगे सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, और ये पद दोनों बराबर है, यहाँ टेन ए प्लस सेक है, यहाँ भी टेन ए प्लस सेक है, और माइनस 1 यहाँ भी है, माइनस 1 यहाँ है। अगर माइनस 1 को बीच में लिख देंगे तो ठीक है, दोनों पद एक ही जैसा हो जाएंगे, यानी कि दोनों इसमें बराबर ही पद है, तो इसको हम काट सकते हैं एक बार में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/, सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, बराबर लिख लेंगे RHS। क्वेश्चन 5 में लिखा कि एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, जिसकी त्रिज्या 305 सेंटीमीटर है। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 1505 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक खिलौना है जो शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, तो ये शंकु हो गया, और इसके ऊपर ऐसे एक अर्धगोला है, ये हो गया खिलौने की का, ये हो गया शेप इसका। इसकी त्रिज्या दी हुई 305, ये त्रिज्या दिया हुआ 305 सेंटीमीटर, और खिलौने की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें दो ठोस हैं, एक है गोला और एक है शंकु। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं, दोनों की त्रिज्या समान होगी, तो त्रिज्या लिख लेंगे r बराबर 305 सेंटीमीटर। फिर हमको निकालना है इसमें शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इसको मान लेते हैं स्मॉल h। तो जब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 305 है तो ये भी 305 होगा, ये भी त्रिज्या होगा। तो जब शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो पूरे ऊंचाई में से हम त्रिज्या को माइनस कर देंगे, यानी कि 15.5 में से हम माइनस करेंगे 3.5 को, तो घटाएंगे बचेगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखा हुआ है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको निकालना है शंकु का भी पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr_l। एल जो होता है इसमें तिरछी ऊंचाई, ये है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई होता है। तो तिरछी ऊंचाई के लिए फॉर्मूला होता है तिरछी ऊंचाई, जिसको सूचित करते हैं एल से। तो एल बराबर होता है √h² प्लस r²। ठीक है, फॉर्मूला ये होता है कि l² बराबर होता है h² प्लस r²। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। तो इसमें h बराबर है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर, प्लस त्रिज्या r है 305, तो 305 का हो गया होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होगा 144, 305 का स्क्वायर होगा 12.25, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 156.25, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह आएगा 12.5 सेंटीमीटर। और हमको निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसमें दो ठोस है, एक है तो हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बराबर में हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr_l, और अर्धगोला का होता है 2πr²। अब इन दोनों में कॉमन है πr, तो इसमें से हम πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा हम लोग का l, और यहाँ बच जाएगा 2r। पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या है r 3.5 गुणे तीसरी ऊंचाई l निकला है 12.5, तो 12.5 लिख लेंगे, फिर प्लस 2 गुणे r है 3.5, 7 से 3.5 कटेगा 0.5 बार में,
22 और 0.5 गुणा करेंगे तो ये आएगा 11 गुणे, यहाँ हो गया 12.5, 2 से गुणा करेंगे 3.5 में ये होगा 7, तो 11 गुणे 12.5 और 7 को जोड़ेंगे तो 19.5, और इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 214.5, और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमको निकालना है इस ठोस का आयतन, तो इसमें हम लिखेंगे शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर, ये हो गया हम लोग का शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, प्लस अर्धगोला का आयतन इसमें हो गया। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो इसमें से हम 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा एच और यहाँ बच जाएगा हम लोग का 2r। ठीक है, अब यहाँ मान रखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 1/3 पाई का मान होता है यहाँ 22/7 रखेंगे, त्रिज्या 3.5, यहाँ लिख लेंगे 3.5 का होल स्क्वायर, गुणे ऊंचाई है, ऊंचाई हम लोगों ने निकाला था h बराबर 12, तो यहाँ पे लिख लेंगे 12 प्लस 2 गुणे r के जगह लिखेंगे 3.5, तो हो गया 1/3 गुणे 22/7 स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 3.5 गुणे 3.5 गुणे हो जाएगा 12 प्लस इसको गुणा करेंगे 305 से तो हो जाएगा 7, 7 से 305 कटेगा 0.5 बार में। ठीक है, अब इसको हम गुणा करेंगे तो 22 0.5 और 305 को गुणा करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 38.5/3 गुणे 12 7 हो गया 19। अब 19 से गुणा करेंगे 38.5 में तो ये आएगा 731.5/3, और भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 243.85। आयतन निकाल लेते हैं, लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 का अथवा दिया कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसे भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कांच का बर्तन है जिसका गर्दन इस तरह का बेलनाकार दिया हुआ है और इसके नीचे है अर्धगोला। तो इसमें जो इस बेलनाकार गर्दन है इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये व्यास है 2 सेंटीमीटर, और इसमें जो ये गोला है, गोलाकार भाग है, इसका व्यास दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। तो उसके लिए हम निकालेंगे बेलन का आयतन और गोले का आयतन, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो पहले इसमें दिया हुआ है गोले का व्यास लिख लेते हैं। गोले का व्यास ये है 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या इसको मान लेते हैं कैपिटल आर, क्योंकि इसमें दो त्रिज्याएं अलग अलग हैं। तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगा 8.5/2, भाग देंगे तो होगा 4.25 सेंटीमीटर। उसके बाद है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या इसको मान लेते हैं हम लोग स्मॉल आर। तो व्यास दिया हुआ है 2, तो त्रिज्या हो जाएगा 2/2, जो होगा हम लोग का 1 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको मान लेते हैं स्मॉल एच, और ये है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो अब निकालेंगे बर्तन का आयतन, यानी कि इसमें जो पानी भर सकते हैं उसका आयतन। तो बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन हो गया। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसमें बेलन की त्रिज्या है स्मॉल आर, ऊंचाई है स्मॉल एच, तो इसको लिख लेंगे। और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या हम लोग माना है कैपिटल आर, तो हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब। अब इन दोनों में पाई कॉमन है, इसमें से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर एच और प्लस यहाँ हो गया 4/3 आर क्यूब।
तो पाई का मान हम रखेंगे 3.14 इसमें, ठीक है। और यहाँ हो गया आर स्क्वायर, तो आर बराबर है, स्मॉल आर बराबर 1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 का स्क्वायर गुणे बेलन की ऊंचाई h बराबर 8 प्लस 4/3 गुणे आर क्यूब, तो गोले की त्रिज्या है 4.25, तो यहाँ हो जाएगा 4.25 का होल क्यूब। तो यहाँ हो गया हम लोग का 3.14 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 8 से गुणा करेंगे 8 हो गया, फिर प्लस 4/3 गुणे 4.25 का निकालेंगे क्यूब, तो ये आएगा हम लोग का 76.765625, ठीक है। अब यहाँ हो गया हम लोग का 3.14 गुणे, अब हमें इसमें 4 से इसको गुणा करेंगे, ठीक है। और इसके नीचे 1 छिपा है, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 3 से 8 में गुणा हो जाएगा, 3 8 24, फिर प्लस 4 से इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 307.0625 और बट्टे में हो जाएगा 3, फिर हो गया 3.14 गुणे, अब 24 और 307.065 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 331.0625 बट्टे 3। अब हम 3.14 को 331.0625 में गुणा करेंगे, तो गुणा करने पे आएगा 1039.532625 बट्टे 3। जब भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब लगभग, ठीक है। और ये हमारा आंसर है।